नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 का JSA टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए चैप्टर 7 करेंगे। इसका 1 से लेके 6 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसका प्लेलिस्ट डाला हुआ है मेरे YouTube चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। इस चैप्टर में हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। आज के समय में हर कोई मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या हम सुरक्षित हैं? चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से मैं सब पढ़ा चुकी हूँ और इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जैसे टायर 2 करके। और आज हम टॉपिक 7 कर रहे हैं जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। एक बच जाएगा इंटरनेट, जो कल या परसों में करा दूंगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। साइबर सिक्योरिटी, सबसे पहले बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और डेटा को हैकिंग या ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित करना, यही मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी का। देखिए, जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं, तो हमारा पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर जाता है और उसी जानकारी की सुरक्षा को ही साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब हमारी जानकारी की सुरक्षा जो है साइबर सिक्योरिटी करता है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया इसका मतलब। देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सर्व नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज और थेफ्ट। इट कवर नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी और एंड पॉइंट सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा डिजिटल हमलों, अनाधिकृत पहुंच और डेटा चोरी से सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत नेटवर्क सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा और एंड पॉइंट सुरक्षा शामिल है। तो साइबर अटैक जो है, साइबर अटैक होता है और उसी के लिए साइबर सुरक्षा होता है। तो आराम से समझे अगर आसान भाषा में, तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब हो गया ऑनलाइन सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन सुरक्षा। जैसे मोबाइल में जो हम पासवर्ड लगा रहे हैं, OTP किसी को नहीं बता रहे हैं, एंटीवायरस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम साइबर सिक्योरिटी का पालन कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी का जैसे मैंने डेफिनेशन बोला कि क्या है, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क, डाटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। तो ये होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या हो गया? नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन को हैकिंग और अनाधिकृत प्रवेश से बचाना हो जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे फायरवॉल हो गया, सुरक्षित वाईफाई, ये सब। उसके बाद एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होता है? एप्लीकेशन सूचना सुरक्षा होता है, किसी भी सूचना को क्या करता है? इंटरनेट सेव करता है। एप्लीकेशन सुरक्षा क्या होता है कि मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर को सुरक्षित बनाता है ताकि उसमें कोई कमजोरी ना हो, कहीं से भी हमारा डेटा लीक ना हो। ठीक है, फिर है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है? ऑनलाइन स्टोरेज, जैसे गूगल ड्राइव में डाटा हम रख सकते हैं, तो वो होता है क्लाउड सिक्योरिटी। और फिर होता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होता है? लोगों को जागरूक करना, जैसे मजबूत पासवर्ड रखें। जब भी हम कोई पासवर्ड बताते हैं जीमेल का, तो बोलता है ना कि मजबूत पासवर्ड बनाएं, या फिर अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, तो वो होता है एंड पॉइंट सुरक्षा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कोर प्रिंसिपल, CIA ट्रेड। CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशली, इंटीग्रिटी, एवेबिलिटी। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है कोर प्रिंसिपल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो है साइबर कोर प्रिंसिपल जो है, CIA ट्राइड जो है साइबर सिक्योरिटी कोर प्रिंसिपल का मूल सिद्धांत है और यह 3 नियम बताता है कि किसी भी डेटा या सिस्टम को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उस 3 नियम में ये तीनों है और ये CIA का फुल फॉर्म है ये तीनों। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है कॉन्फिडेंशली। कॉन्फिडेंशली का मतलब होता है गोपनीयता। यहाँ पे कॉन्फिडेंशली का मतलब है गोपनीयता, यानी कि इंश्योर डाटा इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड यूजर। केवल अधिकृत व्यक्ति को ही डेटा उपलब्ध हो, मतलब कि जानकारी सिर्फ उसी व्यक्ति तक पहुंचे जिसे अनुमति हो। उदाहरण के लिए पासवर्ड, OTP, बैंक डिटेल, ये सब क्या है? उसी तक पहुंचती है जिसको ज़रूरत होती है। और कैसे ये सुनिश्चित होता है? पासवर्ड और इंक्रिप्शन और लॉगिन सिस्टम से ये क्लियर हो जाता है कि हमारा पासवर्ड हमें आ रहा है, बैंक का या फिर किसी भी चीज़ का पासवर्ड, और OTP सिर्फ हमें आ रहा है, तो ये गोपनीयता है और हमारे तक सुरक्षित है। फिर होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का होता है अखंडता या शुद्धता। इंश्योर डाटा इज एक्यूरेटेड नॉट अल्टर्ड, मतलब डाटा में कोई अनाधिकृत परिवर्तन ना हो।
जैसे डेटा के बिना अनुमति के कोई बदलाव ना हो। उदाहरण के लिए हमारा मार्कशीट हो गया, रिजल्ट हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, तो ये सब क्या है, बिना तुम अनुमति के क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। और कैसे हमको इसको सुनिश्चित करना है, हैशिंग से, एक्सेस कंट्रोल से, ऑडिट लॉग से, ये सब हम सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर है एबिलिटी यानी उपलब्धता। तो उपलब्धता में क्या है, इंश्योर सिस्टम एंड डाटा आर अवेलेबल व्हेन नीडेड। आवश्यकता पड़ने पर डेटा उपलब्ध हो, मतलब कि जब ज़रूरत हो तब डाटा और सिस्टम उपलब्ध हो। एग्जाम्पल में देखिए, बैंक का 24/7 आवर जो है डाटा काम करता है। परीक्षा फॉर्म भरते समय हर टाइम पे वेबसाइट खुलता है। तो ये सब क्या है, उपलब्धता है। हर टाइम आप पेटीएम का यूज़ कर सकते हैं, हर टाइम आप फ़ोनपे का यूज़ कर सकते हैं, हर टाइम आप गूगल पे का यूज़ करते हैं। तो ये सब है हमारा एबिलिटी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ मॉलवेयर मलवेयर। मेलवेयर होता क्या है, टाइप्स ऑफ मेलवेयर क्या होता है, ठीक है। मेलवेयर जो है, मेलवेयर का मतलब होता है ये एक सॉफ्टवेयर है, मेलिक्यूअस सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या मोबाइल को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है मेलवेयर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो इसका टाइप्स कौन कौन सा होता है, वायरस होता है, वर्म होता है, ट्रोजन होता है, रेसमवेयर होता है, स्पावेयर होता है और एडवेयर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो वायरस में क्या है, पहले देखते हैं वायरस। पहला इसका टाइप है, सॉरी, पहला इसका टाइप है वायरस, यानी कि फाइल से जुड़कर फैलाता है। वायरस में क्या होता है, यह किसी भी फाइल या प्रोग्राम में जुड़ जाता है। देखते हैं ना, अचानक से वायरस दिखता है, और सिस्टम को धीमा या खराब कर सकता है, एक फाइल को दूसरी फाइल में फैलाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वायरस। वो एग्जाम्पल के लिए पेन ड्राइव में फैलने वाला वायरस, पेन ड्राइव में हमेशा वायरस होता है, वो एक फाइल से दूसरे फाइल में घुस जाएगा, सिस्टम को धीमा कर देगा, या किसी भी प्रोग्राम या फाइल से जुड़ जाएगा। फिर सेकेंड है वर्म। वर्म क्या होता है, स्वतः नेटवर्क से फैलता है, ये खुद से फैलने वाला मेलवेयर है। क्या है ये, खुद से फैलने वाला मेलवेयर है। ये नेटवर्क के जरिए तेजी से फैलता है, और किसी भी फाइल से जुड़ने की इसको ज़रूरत नहीं रहती, वो नेटवर्क के जरिए ही किसी भी फाइल में तेजी से फैल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन को बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। ट्रोजन क्या है, यह खुद को असली फायदे वाला सॉफ्टवेयर दिखाता है। मतलब क्या है, ये डेटा असली सॉफ्टवेयर जैसा दिखाता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या करता है, डिस्गाइज्ड एंड लिगमेटिक सॉफ्टवेयर, अपने आप को असली दिखाता है, और इंस्टॉल होते ही डाटा चोरी कर लेता है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करिएगा, आपके फ़ोन का या लैपटॉप या पीसी का या कंप्यूटर का डाटा क्या करेगा, चोरी कर लेगा। जैसे फेक गेम या ऐप डाउनलोड करना, किसी भी फेक गेम या ऐप को डाउनलोड करोगे ना, तो वो क्या करता है, हमारा डाटा को चोरी कर लेता है। फिर है रेसमवेयर। रेसमवेयर क्या है, डाटा लॉक कर फिरौती मांगता है, इंटरप्ट फाइल एंड डिमांड पेमेंट्स। मतलब कि ये क्या करता है, आपका डाटा लॉक कर देता है, फिर उसे खोलने के लिए आपसे क्या करता है, पैसे मांगता है, ठीक है। फिर है स्पावेयर। स्पाईवेयर क्या है, गतिविधि पर नज़र रखता है, सीक्रेटली मॉनिटर्स योर एक्टिविटी। मतलब क्या करता है, आपकी गतिविधियों पे नज़र रखता है और पासवर्ड और पर्सनल जानकारी चुरा लेता है। फिर है एडवेयर, डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, अनचाहे विज्ञापन दिखाता है, बार बार अनचाहे विज्ञापन दिखाता है और सिस्टम को स्लो कर देता है। आप किसी भी ऐप को खोलोगे ना, बहुत सारा ऐड आएगा, बार बार ऐड आएगा, वो ऐप चलेगा ही नहीं, आपका ऐड दिखाता रहेगा। इसमें और भी होता है, एक एक होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ, की लॉगर। की लॉगर क्या होता है, कीबोर्ड पर टाइप की गई चीज़ों को रिकॉर्ड करता है और पासवर्ड चोरी करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है हमारा साइबर हमलों के प्रकार, कि साइबर हमले के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला होता है फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, डॉस, डी डॉस और मैन इन द मिडिल हमला। ये 5 टाइप्स हैं, जिसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला है फिशिंग, साइबर हमलों के प्रकार, जिसको साइबर अटैक भी बोलते हैं। तो फिशिंग क्या होता है, फिशिंग फेक ईमेल वेबसाइट टू स्टील इन्फॉर्मेशन, नकली ईमेल वेबसाइट से जानकारी चुराना, यानी कि फेक ईमेल या लिंक भेजकर ओटीपी या बैंक डिटेल चुराना आजकल सबसे आम साइबर हमला है। ये कोई भी आपको ओटीपी आ जाएगा और कॉल आएगा, हम बैंक से बोल रहे हैं, या फिर आप अपना ओटीपी बताइए, या फिर आपका केवाईसी होने वाला है, या फिर आपका आधार कार्ड, ऐसा कुछ भी करके आपको एक ओटीपी या फिर लिंक भेजा जाएगा, और बोला जाएगा कि इस पर लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पैसा मिलेगा, या फिर ओटीपी आएगा, बोला जाएगा ओटीपी देख के बताइए आपके बैंक में पैसा आ रहा है। तो ये सब क्या है, इन सब से बचना है, ये सब फिशिंग होता है, साइबर हमला होता है, हमारे बैंक से क्या है, पैसे निकाल लिए जाते हैं, हमारा डाटा चोरी कर लिया जाता है। फिर सेकंड है
स्पीवेयर फिशिंग, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो स्पीयर फिशिंग क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर हमला, यानी कि देखिए क्या करता है इसमें कि किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करने का तरीका, जिसमें किसी खास व्यक्ति या संस्था को निशाना बनाया जाता है। इसमें क्या करता है ना, सभी को एक जैसा मैसेज भेजा जाता है और किसी एक व्यक्ति के लिए खास मैसेज भेजा जाता है, और जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करता है तो उसका पासवर्ड चोरी हो जाता है, या फिर बैंक फ्रॉड हो जाता है, या फिर उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, या फिर ऑफिस संस्था का डेटा जो है लीक हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे डॉस। डॉस सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक डालकर सेवा रोकना। डॉस होता है डेनियल ऑफ सर्विस, ओवरलोड सर्वर टू स्टॉप सर्विस। इसमें क्या होता है, यह एक साइबर हमला है जिसमें किसी वेबसाइट, सर्वर या नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेजकर उसे बंद या स्लो कर दिया जाता है, ताकि असली यूजर उसे इस्तेमाल ना कर पाए। जब कोई वेबसाइट कोई जानबूझकर इतना व्यस्त कर दिया जाए कि वह काम करना बंद कर जाए तो उसे डॉस अटैक बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डॉस अटैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वैसा कुछ इस भेज दिया जाता है जिससे क्या होता है कि हमारा जो है सर्वर और नेटवर्क एकदम बंद हो जाता है, या फिर नहीं खुलता है, न के बराबर बहुत स्लो हो जाता है, ताकि जो मेन यूज़र है उसका इस्तेमाल ना कर सके और आसानी से डाटा जो है वो चोरी हो सके। फिर जो है डी डॉस, कई सिस्टम मिलाकर हमला करते हैं। डी डॉस मल्टीपल सिस्टम अटैक वन सर्वर। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। इसमें कई कंप्यूटर मिलकर एक साथ हमला करते हैं। यह डॉस से ज़्यादा खतरनाक होता है। किससे होता है, डॉस से है ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसमें जो है कई कंप्यूटर मिलकर एक साथ हमला करते हैं। तो यही होता है हमारा क्या, डॉस। आगे देखते हैं, आगे है मैन इन द मिडिल हमला, यानी कि मैन इन द मिडिल, MITM लिखा हुआ है, मैन इन द मिडिल MITM। क्या है इसका मतलब, इंटरक्रप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। इसमें क्या होता है, दो पक्षों के बीच संचार के बीच को रोकना। इसमें होता है दो पक्ष, जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसके बीच क्या करना, संचार को रोकना, ठीक है। यानी कि दो लोग के बीच में जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, रोक कर जानकारी चुराना। आप किसी को भी कोई चीज़ दे रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और जानकारी तीसरा कोई चुरा लेगा, जैसे असुरक्षित वाईफाई पर डेटा चोरी हो जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है साइबर सुरक्षा के साधन। क्या है, साइबर सुरक्षा के साधन। साइबर सुरक्षा के साधन क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला है फायरवॉल। क्या है, फायरवॉल। फायरवॉल कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, ठीक है। फायरवॉल क्या है, अनाधिकृत यानी अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, सुरक्षित और असुरक्षित ट्रैपिंग को अलग करता है। फिर क्या है, इनक्रिप्शन। क्या है ये, इनक्रिप्शन। आप देखते होंगे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब में किसी को मैसेज करो तो इनक्रिप्शन लिखता है ना। तो इनक्रिप्शन क्या होता है, डेटा को कूटबद्ध रूप में बदलता है, कन्वर्ट डाटा इनटू कोडेड फॉर्म, यानी डेटा को गुप्त कोड में बदल देता है और बिना की के कोई हमारा डेटा नहीं पढ़ सकता है। इंक्रिप्शन रहेगा, हमको कोड पता रहेगा तभी हम डेटा को पढ़ सकते हैं। फिर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, वेरीफाइज सेंडर अथॉरिटी, प्रेषक की सत्यता प्रमाणित करता है। ये क्या करता है, प्रेषक की सत्यता प्रमाणित करता है, यानी कि अगर आपका आपका पासवर्ड रहेगा, आपका फिंगर रहेगा, तभी आपका डाटा खुलेगा। देखिए डिजिटल सिग्नेचर में जैसे कागज पे किया गया साइन यह साबित करता है कि दस्तावेज पे आपने साइन किया, वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर यह साबित करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो सही भेजा गया है कि नहीं, बीच में कोई बदलाव किया गया है कि नहीं। इसमें इंक्रिप्शन तकनीकी का उपयोग होता है और इसमें प्राइवेट की और पब्लिक की का प्रयोग होता है। यह ऑनलाइन फॉर्म भरने में, ई टेंडर, ई ऑफिस, ये सब में, आयकर रिटर्न, ITR फाइल करने में, सरकारी कानूनी दस्तावेज में काम आता है। फिर क्या है हमारा IDS। IDS का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। IDS का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्ट सस्पेंशन एक्टिविटी, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाता है IDS। IDS क्या करता है, एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में होने वाली संदिग्ध या अनाधिकृत गतिविधियों का पता लगाता है। जैसे मान लीजिए ना, जब कोई हैकर सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है तो IDS उसे पहचान कर अलर्ट कर देता है। IDS क्या काम करता है, नेटवर्क ट्रैफिक और सिस्टम एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अगर कोई असामान्य गतिविधि दिखे तो हमें अलर्ट करके चेतावनी देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एड्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर, यानी कि 2 स्तरीय प्रमाणीकरण, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या करता है, हमें
अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे देखिए 2FA एक सुरक्षा तरीका है जिसमें लॉगिन करते समय 2 स्तर पहचान की मांग की जाती है ताकि अकाउंट ज़्यादा सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, तो उसमें अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किए हुए हैं तो आपका जो है ऐप जो है, आप जो भी ऐप में उस चीज़ डाटा को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब क्या है, एकदम सेफ है। ये क्या करता है, सिर्फ इसमें पासवर्ड काफ़ी नहीं होता है, तो 2FA में पासवर्ड और एक अतिरिक्त प्रमाण देना पड़ता है। तो इसमें पहला क्या होता है, पासवर्ड या पिन होता है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, मोबाइल पर OTP आया या फिर ईमेल कोड या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड आ गया या फिर फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी, ये सब होता है। जैसे मान लीजिए आपने ईमेल लॉगिन करते हैं तो पहले तो पासवर्ड डालते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मोबाइल पे ATP आता है तभी अकाउंट खुलता है, और उसी को बोलते हैं 2FA। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा टॉपिक भारत में साइबर कानून। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, भारत में साइबर कानून। सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 और संशोधन अधिनियम 2008। ऐसे तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए पहला क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT एमडेंट एक्ट 2008। ये कानून इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और वैधता प्रदान करते हैं और साइबर अपराधों के लिए दंड निर्धारित करते हैं। दिस लॉ प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड डिफाइन पेनाल्टीज ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, तो ये क्या है, भारत में साइबर अपराधों को रोकने और ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य कानून हुए। जैसे पहला हुआ सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये कानून वर्ष 2000 में लागू हुआ और 2008 में इसी का संशोधन हुआ, जिसको संशोधन अधिनियम बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था साइबर अपराध रोकना। इसका उद्देश्य क्या था, साइबर अपराधों को रोकना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की कानूनी मान्यता देना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और जो भी हम डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं उसको कानूनी मान्यता देना, और ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग पर सजा देना। इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे दंडनीय अपराध हुए, जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, साइबर फ्रॉड, पहचान की चोरी, अश्लील सामग्री पर ऑनलाइन प्रसार, साइबर आतंकवाद। इन अपराधों पर जुर्माना और जेल दोनों होने लगे। अन्य संबंधित प्रावधान इसमें यह भी हुआ कि इसमें कुछ इंडियन पैनल कोड के तहत IPC की कुछ धाराएं भी साइबर अपराधों में लागू होती हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने CERT ने भारत की एजेंसी में जो साइबर सुरक्षा घटनाओं की निगरानी रखती है उसमें इसकी निगरानी की, और इस अधिनियम को जो है लागू किया गया था 2000 में, और इसका संशोधन हुआ था 2008 में। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। अब हमको देखना है इम्पॉर्टेंट डिफरेंस किसमें, वायरस वर्सेस ट्रोजन में। वायरस वर्सेस ट्रोजन में, ठीक है, तो वायरस का क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग नीड हॉट्स होस्ट लाइफ डज नॉट रिप्लेक डिस्गर्ज एज जेन्युइन सॉफ्टवेयर। स्वयं फैलता है, फाइल से जुड़ा है, स्वयं नहीं फैलता, वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है। तो देखिए क्या होता है, वायरस जो है ऐसा मेलवेयर होता है जो फाइल प्रोग्राम से जुड़कर फैलता है, लेकिन ट्रोजन क्या है, एक ऐसा मेलवेयर है जो फायदे वाला सॉफ्टवेयर बनकर आता है। फिर क्या है, वायरस क्या है, एक फाइल से दूसरी फाइल में फैलता है, और ट्रोजन क्या है, यूजर के इंस्टॉल करने पर एक्टिव होता है, ऐसे अपने से एक्टिव नहीं होता है। फिर वायरस क्या है, फाइल के अंदर छुपा होता है, लेकिन ट्रोजन क्या है, असली ऐप या गेम जैसा दिखता है। वायरस क्या है, सिस्टम को स्लो फाइल को करप्ट करता है, और ट्रोजन क्या है, बैंक डाटा चोरी और बारकोड चोरी करता है। ठीक है, तो ये है इन दोनों में डिफरेंस। आगे देखते हैं रोकथाम, प्रिवेंशन मेजर्स। अब साइबर हमलों के रोकथाम के उपाय हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मजबूत पासवर्ड का उपयोग, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपको क्या करना है, पासवर्ड में अक्षर, अंक और चिन्ह शामिल करने हैं। ऐसा पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और एक ही पासवर्ड हर जगह ना रखें। देखिए क्योंकि हर कोई ना, किसी का भी कोई पासवर्ड चोरी करता है, पहले डेट ऑफ बर्थ डालेगा 2212, या फिर उसका कुछ भी ऐसा नंबर डालेगा, तो वैसा पासवर्ड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। पासवर्ड अंक में हो, चिन्ह में हो। मैं बताती हूँ आप क्या डाल सकते हो, आप डाल सकते हो पासवर्ड jiya@9900, या फिर आप डाल सकते हो मान लो riya@4241, या फिर आप डाल सकते हो 4241@नेहा। तो इस तरह का आप पासवर्ड डालोगे तो आपका पासवर्ड क्या रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा। और अगर आप सिर्फ नंबर या अल्फ़ाबेट का यूज़ करोगे तो पासवर्ड क्या है, स्ट्रांग नहीं रहेगा। दूसरा क्या है,
एंटीवायरस इंस्टॉल करें। क्या करना है आपको? एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। कंप्यूटर या मोबाइल में एंटीवायरस रखें ताकि, और उसको क्या रखें? हमेशा ऑन रखें। उसके बाद है फायरवॉल सक्रिय रखें। क्या करना है आपको? फायरवॉल को हमेशा ऑन रखना है, बंद उसको नहीं करना है। अज्ञात लिंक से बचे। अज्ञात लिंक और ऐप से आपको बचना है। किसी भी अननोन लिंक को आपको ओपन नहीं करना है, उस पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका डाटा चोरी हो जाएगा। ठीक है। और केवल भरोसेमंद वेबसाइट से ही ऐप डाउनलोड करें, कहीं से भी कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। नियमित बैकअप लें। और आपको क्या करना है? हमेशा क्या करना है? बैकअप लेना है। जरूरी फाइलों को कॉपी अलग ड्राइव या क्लाउड में रखना है और उसका क्या करना है? बैकअप लेना है, ताकि हमारा डाटा जो है चोरी ना हो। फिर क्या है? सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अपडेट सिक्योरिटी से क्या होता है? कमियां दूर होती है। हमेशा आप सॉफ्टवेयर को अपडेट रखोगे तो आपको क्या होगा? सारा प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा, डेटा चोरी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करा दी। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब लास्ट चैप्टर एक इंटरनेट बचा हुआ है, इसके बाद हम इसका एमसीक्यू भी लेके आएंगे। जो 40 नंबर का एमसीक्यू पूछेगा ऑब्जेक्टिव, वो भी हम लेके आएंगे, कराएंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। पब्लिक वाईफाई पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पब्लिक वाईफाई से क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पब्लिक वाईफाई से हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए कि पब्लिक वाईफाई से हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, पब्लिक वाईफाई से हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर इसका ज़रूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, ओटीपी फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? पहला क्वेश्चन है पब्लिक वाईफाई से क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन है ओटीपी फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। बाकी आपको अगर इसका प्लेलिस्ट है तो आप देख लीजिए, बहुत जल्दी इसका आपको पीडीएफ भी मिलने लगेगा। लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर में कल पढ़ा दूंगी। हॉस्टल वार्डन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, या फिर देखिए किसी भी हॉस्टल वार्डन के वीडियो में जो है लिंक डाला हुआ, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को खरीद सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएगा। ईएमआरएस के एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।